वो लिख दिया स्टार्ट। सेकंड स्टेप आपने क्या किया, हमने ये सारी चीज़ें मटेरियल कलेक्ट की। थर्ड स्टेप आपने क्या किया, उनको किस तरह से यूज़ किया, तो उसको अपनी लैंग्वेज में आपने लिखना होता है एल्गोरिदम, ठीक है। और छोटे छोटे उसमें, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंसेस में, छोटे छोटे उसमें। The steps that comprise an algorithm must be organized in a logical, clear manner so that the program that implements this algorithm is similarly well structured. Number of steps in algorithm should be finite, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप steps लिख रहे हैं, algorithm जो आप लिख रहे हैं वो आपका मतलब उसका कोई end ही ना हो। इतना लिखना है कि हाँ उस algorithm का end होना चाहिए, और कोई भी इतना बड़ा नहीं बनाना आपको। कोई भी एल्गोरिदम मतलब उसका जो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करो तो ज़्यादा स्टेप्स ना यूज़ करके कम स्टेप्स में अगर सॉल्व होता है तो वैसे कीजिए। They should be executed in finite amount of time and they should give the desired output. Algorithms are designed using three basic methods of control. अब देखिए, Algorithms are designed using three basic methods of control. सबसे पहले है sequential. Sequential का मतलब क्या होता है? Steps are performed in a strictly sequential manner. Each step being executed exactly once. मतलब आपने क्या किया? Steps होते हैं आपके, ठीक है, मैंने अभी बताया क्या स्टेप्स। स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, सेकंड स्टेप आपने किस तरह से सामान को इकट्ठा किया, उस सामान को कैसे यूज किया, ये क्या है? सारे स्टेप्स हैं। अब हर स्टेप को आपने सिक्वेंशियली ही करना है उसमें काम। ऐसा नहीं कि पहले स्टेप के बाद सीधा आपने फोर्थ स्टेप का इम्प्लीमेंटेशन कर दी, नो। जहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखा है स्टार्ट, तो वो स्टार्ट ही होगा। सेकंड स्टेप अगर आपने लिखा है कोई भी मटेरियल इकट्ठा करना, तो वही स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेप पे आप फोर्थ स्टेप का यूज कर रहे हो। तो सिक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस में होना। Now, decision or selection. One of the several alternative actions is selected and executed. Decision का मतलब होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके पास कि या तो ये चीज़ भी हो सकती है या ये भी हो सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसका आपके पास आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर। आपको लगता है जहाँ पे शायद आ जाता है, शायद ये भी हो सकता है और मे बी ये भी हो सकता है, तो वो चीज़ को हम कहते हैं डिसीजन। तो इसमें आप डिसीजन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। रिपीटिशन, अब रिपीटिशन है वन और मोर स्टेप्स इज परफॉर्म रिपीटेडली। इसका मतलब है रिपीटिशन का कि अगर मुझे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, अब मेरे को हर एक बच्चे का नाम एंटर करवाना है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी एंटर बेटा, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। मैं क्या करूंगी, मैं इस तरह से एल्गोरिथम लिखूंगी कि वो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट अपने आप लिख कर आ जाए, मतलब वो स्टेटमेंट रिपीट होती रहे। क्लियर है? हेलो? Yes, ma'am. Clear. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now, programs. Program to implement algorithm on the computer must be written in a language that the computer can understand. अब देखिए एल्गोरिथम क्या था, एल्गोरिथम को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसमें क्या किया है, इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है सिंपल, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो कंप्यूटर उस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड कर सके, हमें क्या करना होता है, उसको अब इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब उस एल्गोरिथम को हमने क्या करना है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है। It is fruitful therefore to describe algorithms in a language that resembles the language used to write computer programs. This is called pseudocode. Pseudocode क्या है? Pseudocode भी आपका इंग्लिश में ही लिखा जाता है सेंटेंस में, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपका कंप्यूटर लैंग्वेज की जो सिंटेक्स होते हैं वो यूज होता है, ठीक है। It is not a programming language with a rigid syntax. तो सीडो कोड भी आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट इज सिमिलर टू वन। द आइडिया इज दैट इट शुड बी इजी टू राइट अ प्रोग्राम बाय लुकिंग एट द सीडो कोड। अब क्या है कि आपने जैसे एल्गोरिथम लिखा है, अब आप उसका सीडो कोड भी लिख सकते हैं। मतलब स्लाइड चेंज ही नहीं हो रही शायद। क्या चीज? स्लाइड चेंज नहीं हो रही मैम। मैम चैप्टर 3 का बता रहे हो भाई? मैम यूनिट 4 ही दिख रहा है, बहुत देर से यूनिट 4 कंप्यूटर एप्लीकेशन में चेंज ये ही दिख नहीं नहीं रही प्रोग्राम्स टू इम्प्लीमेंट नहीं मैम, आपने एल्गोरिथम फुल बोल रही मैम है। कुछ नहीं दिख रहा मैम। यस मैम, क्योंकि मैं एक मिनट। आपने फुल स्क्रीन कर रखा है इसलिए मैं। एक मिनट।
मैम बहुत देर से मेरे को लग ही रहा था, मुझे लगा मेरा ही एरर था। अच्छा रुको और सबके सब बोल भी नहीं रहे, पढ़ रहे हैं बस। मुझे भी यही लग रहा मैं था। बोलने जा रही हूँ स्लाइड चेंज कर करके। नहीं मैम वही मैं सोचा था आप चेंज कर रही हो लेकिन हो नहीं रहा। अब दिख रहा है हाँ, प्रोग्राम्स अब लिखा हुआ। Yes, दिख रहा है, ma'am. उसको मैं फुल मत करो, आप दिख रहा है। हाँ तो प्रोग्राम देखिए, सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम का क्या करते हैं, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे उसमें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। फिर आप एल्गोरिदम को देख के आप सीडो कोड भी लिख सकते हैं। सीडो कोड क्या होता है, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी जो थोड़ा बहुत जो क्या नाम है इंग्लिश भी होती है सीडो कोड में, प्लस जो प्रोग्रामिंग में थोड़े बहुत उनके कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो भी यूज होता है, बट इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, उसकी तरह होता है बट नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द आइडिया इज दैट इट शुड बी इजी टू राइट प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है, जब मैं सीडो कोड रीड करती हूँ तो उस सीडो कोड से मैं इजीली प्रोग्राम या कोडिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, लेट अस टेक फ्यू प्रॉब्लम्स टू इलस्ट्रेट। तो किस तरह से प्रॉब्लम है, टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। क्वेश्चन है कि मैं कोई भी, मेरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं। सपोज मैंने किया 2 नंबर, मैंने आपसे इनपुट करवाया कीबोर्ड से कि एंटर एनी नंबर, तो आप करते हैं 2, तो वो 2 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन मैम। इवन है। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये नंबर आपका इवन है, तो उस चीज के लिए देखिए, सबसे पहले आप क्या, एल्गोरिथम में हमने लिखा स्टार्ट, सबसे पहला मेरा स्टेप होगा कि मुझे स्टार्ट करना है। फिर सेकंड स्टेप मैंने किया कि मेरे को यूजर से क्या करना है, इंट करवाना है कोई नंबर, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, यूजर से मुझे क्या है, कोई नंबर एंटर करवाना है कीबोर्ड। अब अगर किसी ने इवन हम कैसे लगाते हैं कि जब आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो और वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है, जिसका मैंने किया 4, और उस 4 को 2 से मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचता है, 0, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 4, 16, 18 ये सारे क्या हैं, जो पूरे पूरे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। तो जो नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होता है, और वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 बचता है, वो हमेशा क्या बनता है, आपका ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैंने किया 3, तो अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो क्या मिलता है आपको, रिमाइंडर 1 मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? Yes, ma'am. मिलता है। यस मैम। जब आपको किसी का रिमाइंडर बचा हुआ मिलता है तो इसका मतलब वो नंबर क्या हो गया, आपका ऑड नंबर हो गया, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया थर्ड स्टेप, क्या, फाइंड द रिमाइंडर। हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है और डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय 2। अब जो यहाँ पे नंबर सेकंड स्टेप में जो भी आपने नंबर एंटर किया है उस नंबर को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। और फिर मैंने लिखा इफ, अगर रिमाइंडर 0 है तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, नंबर आपका इवन है, नहीं तो एल्स, नहीं तो क्या प्रिंट करे, ऑर्डर करे। तो ये अभी मैंने कहा था ना, या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है शायद वो भी, तो वो सिलेक्शन हो गया आपका, डिसीजन हो गया, तो वो होता है आपका इफ। अगर ये है तो ये करे काम, नहीं तो एल्स, मतलब नहीं तो ये काम करे, और फिर लास्ट स्टेप हो जाएगा, हमने उसको एंड कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया अपना कि कोई, मेरा क्या क्वेश्चन था कि मेरे को पता करना है कि यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है वो इवन है ऑड है। तो यहाँ पे मुझे इवन ऑड का पता चल गया स्टेप 3 में, और स्टेप 4 में मैंने खत्म कर दिया। समझ आया या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं, ये अभी आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं उसमें ही समझाऊंगी आपको एक एक। मैम हाँ मैम ये पाइथन से
मतलब लाइक ये पाइथन से नीचे आता है या ऊपर आता है सी? क्या चीज? मैम पाइथन मैंने सीखी थी 1-2 महीने तो बेटा अगर मैंने पाइथन कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो सी, अगर जिसको सी आ गई ना वो कोई भी लैंग्वेज कर सकता है, या कोई भी एक लैंग्वेज आती है वो कोई भी लैंग्वेज कर सकता है। अच्छा देखिए क्या होता है, बस सिंटेक्स अलग हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है हर लैंग्वेज में। नहीं वही कह रहा हूँ क्योंकि इसके अभी आपने जो नीचे करा था ना वो कोड वगैरह थोड़े अलग थे, हाँ पाइथन के इससे थोड़े डिफरेंट थे। ये सी का है। हाँ तो वही मैंने कहा ना, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स अलग होते हैं, पर तरीका वही होता है करने का, मेथड वही होता है। अगर मुझे कोई नंबर एंटर करवाना है तो मैं इसमें सी में हम लोग प्रिंटफ का यूज़ करते हैं, और अगर यही मैं सी प्लस प्लस में करती हूँ तो हम सी आउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बस वो सिंटेक्स चेंज हो जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहता है। ओके मैम। ठीक है, तो अभी मैं ना इसमें आपका आगे वो है तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगी कि ये क्या है। तो ये हमने सी में उसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया है। ये आपका होता है फ्लो चार्ट, राइट। फ्लो चार्ट में देखिए सबसे पहले ये जो ओवल शेप होती है, ओवल शेप हमेशा डिनोट करता है आपका स्टार्ट और स्टॉप के लिए, स्टार्ट या एंड के लिए। तो ओवल शेप किस चीज़ के लिए यूज होता है आपका? स्टार्ट और एंड के लिए। जब आपको अपना प्रोग्राम एल्गोरिथम में स्टार्ट स्टॉप करना है, एल्गोरिथम को जो शो करना है फ्लो चार्ट के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, ओवल से उसको स्टार्ट और स्टॉप करेंगे। अब जब आपको यूजर से मतलब कीबोर्ड से कोई भी आपको वैल्यू लेनी है और क्या नाम है मॉनिटर पे शो करवानी है वो वैल्यू, ठीक है। जब इनपुट मतलब क्या होता है, जब मैं कीबोर्ड से कोई भी चीज करती हूँ तो वो इनपुट हो रहा है, और जो आपको स्क्रीन पे दिखता है वो आउटपुट होता है, ये तो सबको पता है। तो अब जब भी आपको स्क्रीन पे कोई चीज देखनी है या फिर कीबोर्ड से कोई चीज एंटर करवानी है, तो हम ये रोम्बस शेप देख रहे हैं, इसका यूज करते हैं। कई जगह आपको रेक्टेंगल भी मिलेगा, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस शेप। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 नंबर इनपुट करवाए हैं। ठीक है, ये मैं किस चीज़ का फ्लो चार्ट बना रही हूँ, मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ कि मैं कोई 2 नंबर एंटर करूंगी और उस 2 नंबर को इनपुट करवा के फिर मेरे को पता करवाना है कंप्यूटर से कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब जब आपने 2 नंबर्स इनपुट करवा लिए, तो हमने रोम्बस शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप वाले में इनपुट नंबर 1, इनपुट नंबर 2, समझ आ गया? क्योंकि मेरे को 2 नंबर इनपुट करवाने, इसीलिए मैंने 2 रोम्बस शेप के शेप्स लिए। अब जब 2 नंबर्स एंटर होते हैं तो वो नंबर हो सकता है इनपुट नंबर 1 बड़ा हो सकता है ये वाला बड़ा हो सकता है। अब आपके पास कंफ्यूजन हो गई, क्या पता मे बी वो नंबर भी हो सकता है बड़ा या वो भी हो सकता है। फिर से क्या हो गया, डिसीजन वाली बात आ गई, इफ वाली, शायद वाली, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो उस वाले जब इफ कंडीशन को आपने फ्लो चार्ट में शो करना होता है तो हम ये डायमंड शेप देख रहे हैं, डायमंड शेप में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता मैम है ये कि तो स्टेटमेंट है ना? बेटा ये क्यों स्टेटमेंट है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, ये मैम कहाँ स्टेटमेंट है? मैम फिर हम निकाल तो इसमें ये रहे ना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि आपको 2 नंबर इनपुट करवाने हैं और उन 2 नंबर में से मुझे पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अच्छा ठीक है, तो अब जब आपके पास फिर से वही सिचुएशन आ गई, ये भी नंबर बड़ा हो सकता है, कभी हो सकता है नंबर 1 भी बड़ा हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है। तो अब आपके पास इफ वाली कंडीशन आ गई। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है, मे बी ये वाला नंबर भी बड़ा हो सकता है या वो भी हो सकता है, तो हम उसको डायमंड शेप पे से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? तो डायमंड यस शेप में मैम। हम लोग क्या लिखते हैं, जब आपके पास कोई डिसीजन वाली चीज होती है, कोई इफ वाली स्टेटमेंट होती है, नहीं तो ये, नहीं तो ये, शायद ये शायद वो, तब हम क्या करेंगे, उसको उस कंडीशन को हम इसमें लिखते हैं डायमंड शेप में। अब हमने क्या किया था, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो इवन नंबर है। अगर ट्रू होती है कंडीशन, मतलब जब वो ट्रू होती है कंडीशन, तब आपको एल्स से पहले वाला देता है, अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट आपको प्रिंट करता है। तो वही चीज हमने यहाँ की है।
अगर ट्रू है तो वो डिस्प्ले नंबर 1 कर देगा, और अगर वो फॉल्स है, अगर नंबर 1 बड़ा नहीं है, नंबर 2 बड़ा है, तो वो फॉल्स में चला जाएगा। समझ आ गया? और फिर से वो क्या करेगा, फिर चेक करेगा यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, ये ट्रू वाली कंडीशन, ये एल्स वाली कंडीशन। ठीक है, अच्छा ये हमने इसी मैम जो अभी आपने बताया, इसमें जब हम इसको रन करेंगे तो हमें बेसिकली 2 रिजल्ट मिलेंगे कि num2? नहीं, एक ही मिलेगा, क्योंकि 2 में से तो एक ही नंबर कोई बड़ा होगा ना। अच्छा, ठीक है, ओके तभी तो मैंने एक कंडीशन लगाई है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। ओके। अच्छा ये हमने सी कोडिंग की है, पर अभी मैं इसको आगे एक एक चीज बताऊंगी, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो देखो, प्रोग्राम तो होता है आपका कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपकी उन स्टेटमेंट्स को अब आपने किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, उसको हमने कह दिया प्रोग्राम। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अब उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज में हम उसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चाहे वो सी है, चाहे पाइथन है, चाहे डॉट नेट है, चाहे सी प्लस प्लस है, चाहे जावा है। ठीक है, तो अब ये चीजें ध्यान से देखिएगा जो अब मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या चीजें होती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर कोई भी लैंग्वेज आप करें, ये चीजें तो यूज होनी ही होनी है, चाहे वो सी लैंग्वेज है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो सबसे पहला है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरी वेरी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, as referencing memory by its physical address is very tedious, variable names are used. A variable is a symbolic name given to a memory location. Once a variable is assigned to a memory location, the programmer can refer to that location by variable name instead of its address. Variable is the connection between a name and a value. It is composed of a name, attribute, reference, and a value. Attribute means the type of value a variable can hold. अब देखिए क्या होता है वेरिएबल, मैं यहाँ पे आपको मैंने यहाँ लिखा, सपोज प्रिंट करवाती हूँ आपसे, enter your name। मैंने आपसे कहा है कि एंटर योर नेम, राइट। एक बच्चा आता है आपके सामने, ये शो होता है लिखा हुआ, एक बच्चा, एंटर योर नेम, ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल होता है। एक बच्चा आता है, वो अपना नाम लिखता है, फिर आता है दूसरा बच्चा, फिर दूसरा बच्चा आता है और वो लिखता है XYZ। एक बच्चा आता है, वो लिखता है JKL। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखते हैं, हर बच्चा अलग अलग वैल्यू एंटर कर रहा है नाम की, कोई वैल्यू सेम तो रिपीट नहीं है ना, अलग अलग चीज यूज हो रही है। तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जो भी चीज आप कीबोर्ड से एंटर करवाते हो, तो उस चीज को आप कहीं ना कहीं उसको रहने के लिए जगह दोगे। रहने के लिए जगह मतलब उसको कोई मेमोरी आप दिलवाओगे। तो मैंने कहा कि जब मैं एंटर करवाती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये इस नाम को मैं कहाँ पे रखूँ, इसको मैंने मेमोरी तो दी नहीं, तो उसको मेमोरी दिलवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल का यूज करते हैं। और उस वेरिएबल में क्या होगा, चाहे आप ये नाम एंटर करें, चाहे आप ये नाम एंटर करें, रन टाइम पे मतलब जब आप उसका रिजल्ट देखते हैं तो हर टाइम यूजर, जो भी यूजर है, वो अपनी वैल्यू एंटर कर सकता है।
तो वेरिएबल का मतलब होता है रन टाइम पे आपकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। अगर इसी चीज को मैं कहती हूँ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, फिक्स। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि जो नेम है वो यही रहेगा, अब कोई बच्चा एंटर योर नेम करता है वो कर ही नहीं पाएगा, क्यों मैंने क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर दिया वैल्यू, नेम आप कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल यूज करना है, मतलब कोई वैल्यू अगर कीबोर्ड से देनी है, तो उस वैल्यू को आप कहीं मेमोरी एलोकेट करवाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है, मैं कह रही थी ना अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये num1 num2 मैंने लिखा है, ये सब चीजें क्या है, ये मैं मेमोरी एलोकेट करवा रही हूँ। किसके लिए मेमोरी रखवा रही हूँ मैं, कि जब भी यूजर एंटर करेगा कोई भी नंबर, वो नंबर कहीं स्टोर हो जाएगा जाके। तो अब ये तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक बच्चा आता है उसने जो वैल्यू एंटर की है दूसरा बच्चा भी वही एंटर करे, वो तो कोई दूसरी वैल्यू एंटर करेगा। तो वही चीज हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। याद रखिए जब भी आपको वैल्यू चेंज कर करके देनी है अपने प्रोग्राम में, तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का यूज करते हैं। और वेरिएबल का यूज क्या होता है, आपका रन टाइम पे आप अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई उसको मेमोरी दिलवानी पड़ेगी रहने के लिए, उसको कोई तो स्पेस देनी पड़ेगी ना आपको। तो वो मैंने स्पेस का नाम यहाँ पे लिख दिया num1 num2 लार्जेस्ट, वो आप कुछ भी दे सकते हो नाम। समझ आया जो मैं कहना चाह रही हूँ, नहीं समझ आया तो पूछ ले। हेलो, आगे मैम आ गया मैम, आ गया मतलब होता है Yes, ma'am. आ गया. Yes, ma'am. रन टाइम पे आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को पता होगा पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, आप कितना भी चाहो उस वैल्यू को चेंज कर ही नहीं सकते। Yes, इसी ma'am. तरह से आप अपने प्रोग्राम में भी कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हैं, उसको आप चाहते हो कि इस वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में कोई चेंज ना कर पाए, तो आप उसकी वैल्यू को फिक्स कर दो। तो अगर मैंने पूरे प्रोग्राम में लिखा कॉन्स्ट इंट a इज इक्वल टू 2, तो पूरे प्रोग्राम में जो a की वैल्यू है, a आपका कोई एड्रेस होगा, कोई मेमोरी के लिए हमने नाम दिया है, जो 2 है वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, वो कहाँ रहेगा, a के अंदर, और a क्या है आपका, कोई मेमोरी है, ठीक है, कोई मेमोरी है जिसमें वो 2 रखा हुआ है। अब कब इस पूरे प्रोग्राम में जहां जहां आप a का यूज करोगे, उस a का मतलब क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो उस a की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने उसको कांस्टेंट रखा है। और अगर इसी चीज को आप यहाँ से हटा देते, ये अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, अगर मैं यहाँ से ये हटाती हूँ, तो अब ये क्या बन गया, आपका वेरिएबल बन गया, ठीक है, समझ आया। और Yes, जैसे ma'am. मैं यहाँ पे ये लिख Yes, देती ma'am. हूँ, तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू बन गई, ठीक है। अब आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है आपका, अब देखिए अगर कोई, मैं किसी से कोई वैल्यू इनपुट करवाती हूँ, पहले मैं पढ़ के सुना देती हूँ क्या है। एनीथिंग दैट इज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। A data type is a classification identifying the type of data. It determines the possible value for that type, operations that can be performed on values of that type, the way values of that type can be stored in memory. ये क्या कहते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप आपका कोई, जो भी आप कीबोर्ड से देते हो वो कोई डेटा ही इनपुट कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर मैंने कहा कि एंटर, सिंपल आपके सामने एक वर्ड नजर आ रहा है एंटर, तो आप एंटर क्या करोगे,
क्या एंटर करोगे? जो एंटर करने के लिए बोलेगा। तो अगर सिंपल मैंने लिखा एंटर, तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो भी मैं वैल्यू एंटर कर रही हूँ वो किस तरह की वैल्यू होगी। वो कैरेक्टर टाइप होगी, मतलब कैरेक्टर मतलब ABCD जिसमें कैरेक्टर्स आते हैं, या वो कोई डेसिमल वाली वैल्यू होगी जिसमें हम पॉइंट का यूज़ करते हैं 32.1 जहाँ पे डेसिमल का यूज़ होता है, या कोई इंटीजर टाइप वैल्यू मुझे इनपुट करनी है जिसमें नॉर्मल कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 जो भी है, डेसिमल नहीं होता जिसमें। तो अब ये देखिए अलग अलग वैल्यूज़ को आपने इनपुट करना है, तो हमें ये चीज़ भी कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट कर रहा है वो किस टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा। तो उसको हम कहते हैं डेटा टाइप, कि जो भी डेटा वो इनपुट कर रहा है वो डेटा किस तरह का है, इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, या डबल टाइप है, या कैरेक्टर टाइप है, किस टाइप का डेटा है वो। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बात आती है एरे की। Array in programming, when large amount of relative data needs to be processed and each data element is stored with different variable name, it becomes very difficult to manage and manipulate. To deal with such situation, the concept of array is used. An array is a set of elements of same data type that can be individually referenced by an index. Usually these are placed in contiguous memory allocations. Generally two types of arrays are used, one dimensional and two dimensional. अब देखिए क्या कहता है ये, इसको मैं आपको ना मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। अच्छा, यस मैम। नेटवर्क इशू। अभी भी आ रही है कट कट के? नहीं मैम अब नहीं आ नहीं रही। आ रही मैम। अब सही आ रही है मैम। बीच बीच में ऐसा लग रहा है वो प्रेशर कुकर की सीटी आ रही है ना ऐसे। मेरे को भी आ रही है ये आवाज, तो ये गौरव की आ रही है, गौरव जो ये आवाज तो मुझे भी आ रही है बेटा। मैं भी आपकी तरफ से आ रही है शायद में। चलिए। कल भी आ रही थी कोई चट 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 करके। अरे कोई गौरव शर्मा है, उसके माइक से आ रही है ये वाली। माइक ऑन कोई करो। बात नहीं, हो गया यार बस। चलिए अब मैं एरे बता रही हूँ क्या होता है। अब देखिए, अब क्लास में आपके 100 बच्चे हैं सपोज, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर बच्चे का जो नाम है, रोल नंबर है, उसे क्या करना है, स्टोर करना है। तो अब ये तो है नहीं कि हर बच्चे का एक ही नाम है, तो हर बच्चे के नाम को भी मैंने, हर बच्चे को मेमोरी भी देनी है, उसको जगह भी देनी है। अगर सपोज 100 बच्चे हैं तो मैं 100 अलग अलग मेमोरी थोड़ी दूंगी बच्चों को। समझ आ रहा है कि मेरे पास अगर 100 बच्चा है पढ़ने के लिए तो मेरे को उसकी डिटेल एंटर करना है। अब एंटर करने के लिए मैं ये तो नहीं लिखूंगी, बार बार ये लिखती रहूँ कि भाई ये डेटा टाइप इसके लिए है, ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप, फिर ये है, फिर वेरिएबल। 100 बच्चों के लिए मैं 100 मेमोरी अलग अलग नहीं दूंगी। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाती है, जब आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको, सेम चीज़ आपको कई बार करनी है, मतलब अलग अलग मेमोरी हमें देनी है बच्चों को, अगर तो हम क्या करेंगे, अलग अलग मेमोरी ना देके हम एक ही मेमोरी में उनकी डिटेल डाल देंगे। तो एरे क्या कहता है, एरे कहता है, ये है सपोज ये सपोज आपके है एक मेमोरी है ये, ठीक है। और इस मेमोरी को मैंने एक नाम दे दिया एरे, ठीक है। और मैंने कहा इसकी लेंथ भी मैंने दे दी 50। तो इसका मतलब है एक मैंने क्या बनाया, एक मेमोरी एलोकेट की जिसकी लेंथ क्या है 50 है। इसमें अब मैं 50 बच्चों के नाम एंटर कर सकती हूँ। तो मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम, एंटर योर ये, एंटर। तो बार बार मेरे को हर बच्चे को अलग अलग नाम देने की, स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब मैंने पूरी एक स्पेस बना ली, ये सारे देख रहे हैं, और उस स्पेस को मैंने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया।
अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो मेमोरी का नाम तो मेरा एक ही है और उसी मेमोरी के अंदर मेरे कई सारे नाम अब आ सकते हैं। अब एरे में क्या होता है आपका, जो इंडेक्सिंग होती है आपकी, इंडेक्सिंग मतलब ये कहाँ से शुरू होता है इसका नंबर, 0 1 2 3, तो ये 0 से स्टार्ट होता है और एंड नंबर क्या मिलेगा आपको, 49 ही मिलेगा ना, क्योंकि मैंने 50 का किया है, तो 0 से स्टार्ट Yes, होगा तो ma'am. 49 तक आएगा। तो अब क्या है कि अब मैं यहाँ पे 50 बच्चों के एंट्री एक साथ कर सकती हूँ, ठीक है। तो एरे का यूज होता है कि जब आपको एक ही जैसा डेटा स्टोर करना है तो हम उसको अलग अलग मेमोरी ना देके हम एक ही मेमोरी के अंदर उसको एलोकेट कर देते हैं। समझ आया? यस मैम। अब ये मेमोरी भी देखो, अब इन्होंने कहा कि 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है 1 डायमेंशनल और एक होता है 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल अभी मैंने आपको बताया, एक मैंने वो बनाया और उसमें मैंने वैल्यूज एंटर कर दी। अब एक होता है 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल का यूज कहाँ किस तरफ होता है, जैसे अब आप लोग क्वेश्चन करते होंगे मैथ के मैट्रिक्स के, जिसमें रोज का भी यूज होता है, कॉलम का भी यूज होता है। जब आपको रोज और कॉलम का काम एक साथ करना हो कि रो का भी यूज करना है और कॉलम का भी, तब हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया जो अभी मैंने बताया। अगर सपोज मैंने एक एरे लिया, मार्क्स नाम का एरे लिया और उसमें मैंने 5 एलिमेंट एंटर करवाने हैं, मतलब 5 बच्चों के नाम मेरे को एंटर करवाने हैं। तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो मार्क 0, मार्क 1, देखिए सबका नाम एक है मेमोरी का, बस इंडेक्स से हम अलग अलग उसको कर रहे हैं। तो 0 पे हमने 80 कर दिया, इंडेक्स 1 पे 90 हो गया, इंडेक्स 2 पे 63 हो गया और ये 4 तक चलेगा, 0 से 4 5 वैल्यूज हो गई। और 2 dimensional array is like a table with a defined number of rows where each row has a defined number of columns। तो ये देखिए, तो ये जब आपको इस तरह का यूज करना हो, कॉलम और रो का इकट्ठा काम करना हो, तब हम 2 डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, नाउ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए ये भी समझ लो। देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। अब ये ऑपरेटर्स क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे, पहले मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो। मैंने लिखा यहाँ A प्लस B इंटू E डिवाइडेड बाय S, कोई भी। तो अब देखिए ऑपरेटर क्या होते हैं, ये जितने भी हम सिंबल यूज कर रहे हैं, प्लस, इनटू, डिवाइड, इनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं जो भी मैं यहाँ A B E S का यूज किया है, जो भी मैंने कोई इस तरह का यूज किया है कैरेक्टर या कोई नंबर, उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। समझ आया? Yes, ma'am. तो अब कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, मतलब अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कलेक्शन ऑफ मेरे ऑपरेटर्स भी ऑपरेंड्स भी हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सप्रेशन। समझ आ गया क्या होता है एक्सप्रेशन? यस मैम।
अब है अर्थमेटिक. These types of expression consist of operators, operands, or some expressions. The following the list of arithmetic operators. तो ये एक मिनट बेटा, एक सेकंड. एक मिनट बेटा, होल्ड करना. हाँ, हम लोग सी लैंग्वेज करेंगे आगे, इस वजह से इन्होंने सारा सी का दे रखा है यहाँ पे. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ करेंगे, डिवीजन के लिए ये. जब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो उसके लिए हम परसेंटेज साइन का यूज़ करेंगे. जब आपको करना है किसी को, अगर मैंने लिखा i प्लस प्लस या 1 प्लस प्लस, तो इसका मतलब है उस 1 में हमने एक नंबर इंक्रीज कर दिया. इसका मतलब है अगर मैंने लिखा यहाँ पे अगर मैंने लिखा i प्लस प्लस, i प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब हो गया, i इज इक्वल टू i प्लस 1. समझ आया? अगर मैंने लिखा यहाँ 4 प्लस प्लस, इसका क्या मतलब हो गया, 4 प्लस 1. तो जब आपको इस तरह से कुछ करवाना है तो हम लोग इन सिंबल, इन साइंस का यूज़ करते हैं, इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं. मैम अगर आई से पहले प्लस प्लस लगाएंगे तो? क्या चीज़? अगर आई से पहले प्लस प्लस लगाएंगे तो? हाँ, वो जब आप लैंग्वेज करोगे ना बेटा, सी लैंग्वेज, तो उसको Yes, हम ma'am. प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट कहते हैं. यस मैम. ठीक है? मैम ये भी फिर वो 4 प्लस 1 ही होगा? नहीं, वो 4 प्लस 1 नहीं होता, उसका रिजल्ट अलग आता है. यस मैम, वही पूछ रहा था, वो क्लियर करना. हाँ, नहीं, अलग आता है उसका रिजल्ट. ठीक है, अब इतना सारा अगर मैं बताऊंगी तो फिर वो ना आपका ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन आपकी सी लैंग्वेज में है. ठीक है, तो ये समझ आ गए, ये सारे आपके क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो क्या करता है आपका, जब आपको रिमाइंडर फाइंड करना होता है तब हम मॉड्यूलो का साइन यूज़ करते हैं, परसेंटेज का. फिर उसके बाद आता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल, रिलेशनल एंड इक्वालिटी. These types of expression result in a Boolean representation, that is, each expression will result in either true or false. It is composed of operands and relational logical equality operators. The following is the list of operators in the C programming language. अब देखिए, जब आपको कोई दो चीज़ों को कंपेयर करना है तब हम ये डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे. अगर आपको नॉट इक्वल का यूज़ करना है, हम करते हैं ना, दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू दिस, तब हम नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू का साइन. तो ये डिनोट क्या करता है, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या तो इससे छोटा या इसके बराबर, तो हम ये यूज़ करते हैं. ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब है या तो इससे बड़ा हो या फिर इसके बराबर हो. डबल एम्परसेंड का क्या मतलब है, लॉजिकल एंड. इसका मतलब है कि जब आपके पास कोई दो स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और आप चाहते हो अपने प्रोग्राम में वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जब तक ट्रू नहीं होती तब तक आपको वो रिजल्ट ना दे. क्या मतलब है, मैंने फिर कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई दो चीज़ें हैं और आप चाहते हो कि वो दोनों चीज़ों का रिजल्ट ट्रू ही होना चाहिए, अगर किसी एक का भी फॉल्स आता है रिजल्ट, किसी एक का भी फॉल्स नहीं आना चाहिए. जब आप चाहते हो दो स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू होगा तभी वो आपको कुछ आउटपुट देगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड का.
और आपके पास अगर 2 स्टेटमेंट है, उनमें से आप कहते हैं कि कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो मेरे को ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, तब हम पाइप सिंबल का यूज करते हैं और का। और मतलब कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, एंड मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट जितनी भी आप लिख रहे हैं स्टेटमेंट वो दो ट्रू होनी चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आंसर देगा वो। और नॉट इक्वल नॉट का सॉरी लॉजिकल नॉट का मतलब है उल्टा, अगर आपने ट्रू किया तो उसको फॉल्स देगा, फॉल्स किया तो उसको ट्रू दे देगा। ठीक है, अब है कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल मतलब जब मैंने बताया जहां पे आपको कंडीशंस आ जाती है, इफ का यूज होता है, जैसे an if statement is composed of 3 parts. The first part should be keyword with respect to language to convey to the computer. हेलो हेलो मैम, हाँ मुझे कुछ बताना था मैम। मैं ना मैम लैपटॉप जा रहा हूँ परचेज करने, तो मैम मैं लीव कर सकता हूँ मैम? हाँ, आपने वो लिख दिया? एक सेकंड रुको बेटा, एक मिनट, जब जाना ही है तो मैं अटेंडेंस ना, आप लोग अटेंडेंस सबने लिख दी है चैट यस में? यस मैम यस मैम कोई Yes, बच्चा ma'am. है जिसने नहीं लिखी है? Everyone. मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। लिख दिया लिख दिया सबने? मैम। तो मैं फिर Yes, ठीक ma'am. है, इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, फिर मैं अभी लिख रहा हूँ मैम, एक लिखो, मिनट। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बेटा, तो मैं कर दूँ, और लिख के मेरे को बता देना। मैम लिख दी मैंने अटेंडेंस। ठीक है, लीव कर सकता हूँ मैम? एक मिनट, तो मैम पेस्ट नहीं हो रहा, एक मिनट देखो, पेस्ट नहीं हो रहा, हो गई, यही है ना नाम, यही नाम है, यस मैम, शिराज अहमद। यही है ना? हाँ, मेरी भी लगा दो आप। मैं कहाँ से लगा दूँ बेटा? नहीं मतलब तो आपने अभी तक लिखी नहीं थी? अभी लिख दी थी, अभी अभी किया है मैम मैंने पेस्ट। मैम लीव कर सकता हूँ मैम? हाँ कर लो, अभी अभी किया। थैंक यू मैम। क्या नाम है? शाह फैसल? गौरव शर्मा। हाँ, गौरव शर्मा लास्ट में। ऊपर ही तो है, आप फैजल से ऊपर ही तो था भाई। कौन सा लैपटॉप लेने जा रहा है? भाई बहुत स्लो सब। भाग गया आलोक भैया, वो भाग गया। तो गौरव को हुआ नहीं है? दिख तो नहीं रहा। हम दिख तो नहीं रहा। कर रहे हैं सर, मैं फिर कर रही हूँ। अरे गौरव भाई दोबारा डाल दे अटेंडेंस। फिर कर रही हूँ, कोई बात नहीं, फिर से ले। ओके भाई डाल दो। यार एक ही बार में डाल दो। ठीक है, हो गया। चलो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूँ बेटा, पानी वानी पी लूँ। यस यस मैम मैम। Okay, ma'am. 10 मिनट दे लीजिए, 10 मिनट का। ओके मैम। हाँ, सब बता।